IBN 7 हौसला है। जैसे कि उम्मीद थी, कुछ वैसे ही अंदाज में रामलीला मैदान में हुई प्रधानमंत्री की रैली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली के जरिए दिल्ली वालों से कई वादे किए, केंद्र सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया और दिल्ली को विकास के तेज रथ पर सवार करने के सपने दिखाए। इस दौरान उनके निशाने पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों रहे। रैली के दौरान प्रधानमंत्री के साथ मंच पर महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड के मुख्यमंत्री भी थे। आगे बात करेंगे, क्या दिल्ली के लोगों के दिलों की थाह ले पाए हैं नरेंद्र मोदी? क्या दिलों तक पहुंच पाए हैं मोदी? लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। बिजली सस्ती मिले, पहले बिजली मिले तो। अगर बिजली नहीं है तो बिजली का बिल आने वाला ही कहां है। हमने दो दिशाओं में काम उठाया है। हम जिस प्रकार से बिजली के काम को उठाया है, हम दिल्ली में से ये जनरेटर की आवाज बंद कर देंगे भाइयों बहनों। दिल्ली को जनरेटर से मुक्ति दिला देंगे और दिल्ली को जनरेटर से मुक्ति मिलेगी तो ये जहरीली हवा से भी मुक्ति मिलेगी। इतना ही नहीं, 24 घंटे बिजली देने का मेरा वादा है भाइयों बहनों, 24 घंटे बिजली। जनता से अटे पड़े रामलीला मैदान में जब प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली का चुनावी बिगुल फूंकने खड़े हुए तो इस जंग का एजेंडा तय कर दिया। बीजेपी बिजली, पानी जैसे बुनियादी मुद्दों के साथ ही भ्रष्टाचार मुक्त स्वच्छ शासन प्रशासन के वादे के साथ मैदान में आक्रामक तरीके से उतर पड़ी है और प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा दावा है दिल्ली को 24 घंटे बिजली। पीएम नरेंद्र मोदी ने हर वक्त बिजली, सस्ती बिजली, हर घर को 2 LED बल्ब, वायु प्रदूषण से मुक्ति जैसा वादा अपने अंदाज में किया। जैसे मोबाइल फोन में आप आराम से अपना सर्विस प्रोवाइडर चुन सकते हो, सस्ते से सस्ता फोन का चार्ज करने वाला फोन का कनेक्शन ले सकते हो, उसी प्रकार से दिल्ली में हम ये योजना करने वाले हैं कि अगर मान लीजिए 10 कंपनियां यहां बिजली बेच रही हैं और अगर आप चाहते हो कि हमें इससे बिजली नहीं लेनी है, वो सस्ती देता है, हम उससे लेनी है, तो आप ले सकते हैं। व्यवस्था हम करने वाले। बिजली के बाद बारी पानी की आई। पीएम मोदी ने हरियाणा सरकार के साथ केंद्रीय शहरी विकास मंत्री के बीच हुई बातचीत का हवाला दिया। पीएम के मुताबिक केंद्र और राज्य सरकार के तालमेल से दिल्ली की पानी की समस्या का समाधान ढूंढ लिया गया है, जो पिछली सरकारें नहीं कर पाई थी। इसके बाद प्रधानमंत्री ने अपने सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट हर शख्स को पक्का मकान की बात छेड़ दी। मेरा एक सपना है, 2022 जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे, तब हमारे यहां दिल्ली में हर झुग्गी झोपड़ी वाले को अपना पक्का घर हो, ये सपना मैं पूरा करना चाहता हूं। दिल्ली की चुनावी सभा में प्रधानमंत्री केंद्र सरकार की अब तक की उपलब्धियां बताने और उससे दिल्ली वालों को हुए फायदे को भी गिनाने से नहीं चूके। पीएम मोदी ने दावा किया कि जनधन योजना की वजह से दिल्ली में 19,50,000 गरीबों के खाते खुले। इससे इन सभी खाताधारकों का 1 लाख का मुफ्त बीमा भी हुआ। प्रधानमंत्री ने बिना किसी पार्टी का नाम लिए विपक्षी पार्टियों पर भी हमले किए। चुनाव के मद्देनजर उनके निशाने पर दिल्ली की सभी प्रमुख पार्टियां थीं। प्रधानमंत्री ने दिल्ली में विकास, भ्रष्टाचार मुक्त और स्थिर सरकार के लिए बीजेपी को पूर्ण बहुमत से जिताने की अपील की। इस रैली के साथ ही देश की राजधानी में सियासी तापमान जोर पकड़ चुका है। अरुण सिंह के साथ रवि सिंह, रामलीला मैदान, दिल्ली, IBN 7। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शंखनाद भाषण पर कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने कैसे चुटकी ली है, ये भी देखिए। ये जब वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी जी थे, जो अब देश के राष्ट्रपति हैं, तब स्वाभिमान अभियान चलाया गया था गरीबों के खाते खोलने के लिए और देश की जनता के बैंकों में खाते खुले। हर महीने
उसके बाद 1 करोड़ लोगों के बैंक के खाते खोले गए। तो ये तो नरेंद्र मोदी जी ऐसी एक तस्वीर बता रहे हैं कि इनके आने से पहले देश के बैंक बंद पड़े थे, किसी का खाता नहीं था, सब गरीब बिना खाते के थे। इतनी गैर जिम्मेवाराना बात है। जब ये देश के प्रधानमंत्री नहीं थे, केवल चुनाव के प्रचारक थे, अपने अध्यक्ष थे, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, तब गैर जिम्मेवाराना बात ठीक लगती थी और इन्होंने करी। इन्होंने लोगों को झूठे वायदे किए, सब्ज बाग दिखाए और अभी भी दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री के संदेश में दिल्ली की जनता के लिए स्पष्ट संदेश है। पहला संदेश ये है कि बिजली के बिल में ज्यादा से ज्यादा होगा तो आपको सालाना 300 रुपए की बचत मिलेगी, और वो भी ऐसे कि आपको नए बल्ब दिए जाएंगे जिसके अंदर कम बिजली लगेगी। बिजली के बिल घटेंगे, ऐसा प्रधानमंत्री ने कोई इशारा नहीं किया। तो स्पष्ट है, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी आएगी तो बिजली के बिल घटने की कोई गुंजाइश नहीं। इस वक्त 2 खास मेहमान हमारे साथ हैं, बीजेपी की प्रवक्ता संबित पात्रा और कांग्रेस की प्रवक्ता रागिनी नायक। रागिनी जी, दावा ये हो रहा है बीजेपी की तरफ से कि मकान की बात, बिजली की बात और पानी की बात, ये सबसे महत्वपूर्ण है शायद इस समय दिल्ली के लिए, और विकास के तेज रथ पर कोई आगे ले जा सकता है तो मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी। आपका क्या कहना है इस पर? देखिए आकाश जी, आपने आज के डिबेट की शुरुआत ये कहकर की कि जो उम्मीद थी उस उम्मीद के हिसाब से नरेंद्र मोदी जी की रैली पूरी तरीके से खरी उतरी है। मुझे इसी बात पर आपत्ति है, वहीं से शुरू करती हूं। ना तो ऐसा जनसैलाब उमड़ा जिसके बारे में भारतीय जनता पार्टी ने कहा था या जिसकी भारतीय जनता पार्टी को अपेक्षा थी, ना ही कुछ दिल्ली के वासियों के लिए बहुत बड़ी उद्घोषणाएं की गई। जिन 3 की आप बात कर रहे हैं मैं उस पर आऊंगी। और ना ही, और अगर यदि कुछ हुआ तो केवल ये हुआ कि नरेंद्र मोदी जी ने अपनी पीठ थपथपा ली, थोड़ा अपने मुंह मियां मिट्ठू बन गए, और उसी के साथ साथ 1, 2, 3 मुद्दों पर सब्ज बाग दोबारा दिखा दिए गए। सबसे पहले आती हूं, जनधन योजना की आपने बात की, उसका खुलासा आनंद शर्मा जी ने किया। मैं थोड़ी बात और जोड़ूंगी। जनधन योजना की अगली कड़ी ये थी कि जब बैंक का खाता खुल जाएगा तो 15 लाख रुपया जो कि काले धन का है, जिसकी उद्घोषणा लोकसभा की चुनावी रैलियों में करते थे प्रधानमंत्री जी, वो उन खातों में आ जाएगा। लेकिन अब तो मन की बात में कह चुके हैं कि उनको मालूम ही नहीं है कि कितना पैसा विदेशी खातों में जमा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बिजली की बात। भारतीय जनता पार्टी 7 महीने दिल्ली पर शासन करने के बाद भी भविष्य काल में बात कर रही है। हम 24 घंटे बिजली देंगे। कांग्रेस पार्टी ने 15 साल, जब सबसे पीक कंजम्पशन होता था बिजली का करीब 5500 मेगावाट, तब भी 24 घंटे की बिजली दी है। जब सुषमा स्वराज जी, जब साहब सिंह वर्मा जी मुख्यमंत्री होते थे दिल्ली के, तब आपको भी याद होगा आकाश जी, आप यहीं रहते होंगे, कि किस तरीके की लोड शेडिंग होती थी। दिल्ली अंधकारमय शहर था। मैं तब स्कूल में थी और पढ़ती थी तो मोमबत्ती की रोशनी में रात को बैठ के पढ़ना पड़ता था अगर अगले दिन एग्जाम हो। उस विपत्ति से मुक्त कराया तो कांग्रेस पार्टी ने कराया। और कहीं बिजली के बिल कम करने की बात नहीं की। 30% पिछली बार तो मुद्दे में था, ठीक अब है, 23% आपके पास लौटता हूं। संबित पात्रा आपका जवाब देना चाहते हैं। जी संबित। देखिए, अभी रागिनी जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं और मैं सम्मान के साथ कहूंगा कि कांग्रेस का मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप जाके पीछे खड़े होकर देख रहे हैं कि हमारे रैली में कितने लोग आए, आप जाके पीछे खड़े होकर सुन रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने क्या बोला। अरे इतना कुछ पीछे पीछे कर रहे हैं, आप आगे आइए, आप राहुल जी की रैली आयोजन करिए, आप राहुल जी को बुलाइए और ऐसे ही सब्जबाग दिखाइए लोगों को। आपको लगता है हम सब्जबाग दिखा रहे हैं तो आपको किसने रोका है? राहुल जी भी आए, अच्छी अच्छी बातें करें, 10 लाख लोगों को आप भी इकट्ठा करें और उनको आप सब्जबाग दिखाइए। क्यों नहीं? राहुल गांधी सब्जबाग भी दिखाने लायक नहीं है, उनको दिखाना चाहिए ना, आप उनको बुलाइए। दूसरा महत्वपूर्ण विषय है, मैं आजकल कांग्रेस को स्टडी कर रहा हूं। आप देखिए, जम्मू कश्मीर हो या झारखंड हो या किसी भी राज्य में जहां भारतीय जनता पार्टी अच्छा कर रही हो तो कांग्रेस बोलेगी इसमें क्या कर लिया, उनको तो और अच्छा करना था, और अच्छा क्यों नहीं कर पाई, यहां पर आके मोदी जी ने ऐसा क्यों कहा, और अच्छा बोलना था। आप देखिए, इसको कहते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। लड़ाई हो रही है भारतीय जनता पार्टी की किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी के अनार्किस्ट राजनीति को समाप्त करना है। कांग्रेस ना 3 में है, ना है ना 13 में है, वो एग्जिस्टेंस ही नहीं है। खुद शीला दीक्षित बोल रही है हम तो किनारे बैठ के मूक दर्शक हैं, लास्ट में हम आम आदमी पार्टी को समर्थन दे देंगे। तो रागिनी जी जो मेरी मित्र हैं वो इतना कुछ क्यों बोल रही हैं? आप समर्थन की तैयारी करिए। के पास चुनाव जब समित
रागिनी के पास चलते हैं जवाब के, लेकिन इसके बाद हम थोड़ा स्पेसिफिक्स पर आएंगे, एक एक करके स्पेसिफिक बातें करेंगे, क्योंकि लेकिन आपने सीधे सीधे राहुल गांधी पर हमला किया है, तो शायद जवाब देना चाह रही रागिनी अभी। जी देखिए, कांग्रेस को पीछे खड़े होकर आंकलन करने की जरूरत नहीं है। आप लोग कहते हैं थोथा चना बाजे घना, आप लोग बातें बहुत ज्यादा करते हैं, काम करके दिखाते नहीं। तो आपने और आप जैसे अनेक प्रवक्ताओं ने ये कहा था कि 1.5 से 2 लाख लोग आएंगे, और मीनाक्षी जी जो कि आप ही की पार्टी की पहले प्रवक्ता थी, अब सांसद हैं, उन्होंने आज खुद टेलीविजन चैनल पे कहा कि 25 से 30 हजार लोग ही आ पाए थे। तो ये तो मुझे लगता है नेशनल मीडिया ने ही प्रचारित और प्रसारित कर दिया है। अब राहुल जी की बात कर लेते हैं। नरेंद्र मोदी जी जो कि आज अपने भाषण में बोले कि हमारी सरकार गरीबों को समर्पित है, जो पक्का घर बनाने की बात कर रहे हैं। अभी 2 महीने पहले वसंत कुंज में जब कड़कड़ाती ठंड में झुग्गियां तोड़ी गई लोगों की, जब वो सड़कों पर आकर खड़े हुए, तब वही राहुल गांधी जी उनका मर्म, उनका दुख दर्द बांटने के लिए पहुंचे थे, और आपकी पार्टी की तरफ से एक बयान भी नहीं आया। तो इसलिए आप केवल जुमलेबाजी से अगर सोचते हैं कि जनता का दिल जीतते रहेंगे, केवल सपनों की दुकानें अच्छा, मैं आप दोनों को अब रोक रहा हूं, जो वादे इसलिए रहा हूं कि मैं स्पेसिफिक्स पे बात करना चाहता हूं। जो सीधी सीधी बातें कही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उनके ऊपर एक एक करके आते हैं। सबसे पहले, हर एक दिल्ली वासी के लिए 2022 तक हर एक को घर मिल जाएगा, बहुत बड़ा वादा है रागिनी। बिल्कुल बड़ा वादा है। मैंने अभी आपको इसका उदाहरण दिया कि आपकी कथनी और करनी के बीच में कितनी बड़ी खाई है। एमसीडी के ऑर्डर पे झुग्गियां टूटती हैं। एमसीडी में किसका शासन है? भारतीय जनता पार्टी का। और भी मैं बताती हूं, अनाधिकृत कॉलोनियों की बात हो रही है कि उनको रेगुलराइज करेंगे। एमसीडी, भारतीय जनता पार्टी उस पर शासन कर रही है। उस एमसीडी के पास 8 साल से 895 कॉलोनियां जिनको रेगुलराइज कांग्रेस पार्टी ने करने का दावा किया था, उनका लेआउट प्लान रखकर बैठे हुए हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि कांग्रेस ने वादा किया था। कांग्रेस सरकार ने तीनों निकायों को दिल्ली में 1-1 करोड़ रुपया दिया, लेकिन आज तक 5 से ज्यादा लेआउट ये बना नहीं पाए, और दावा करते हैं कि रेगुलराइज करेंगे सारी कॉलोनियों को। जो वादे चुनावी रैलियों में मोदी जी करते हैं, वो उनकी चुनावी रणनीति और हथकंडे का हिस्सा है। मुद्दों का राजनीतिक दोहन करके वोट लिया जाता है, फिर उन मुद्दों को भुला दिया जाता है। चाहे वो काले धन की बात हो, चाहे 370 की बात हो, चाहे एनसीपी को नेचुरली करप्ट पार्टी कहने की बात हो, चाहे पीडीपी को बेटा बेटी कहकर दुत्कारने की बात हो, हर चीज पर यूटर्न नरेंद्र मोदी जी ने लेकर दिखाया है। संबित जी, अगर वाकई ये वादा पूरा होता है और डेडलाइन के साथ पूरा होता है, तो एक बड़ी सफलता होगी आपके लिए। अगला चुनाव भी शायद इसकी सफलता पर आप जीत सके, मगर कांग्रेस यही सवाल उठा रही है कि आप ये कर नहीं पाएंगे। देखिए, कांग्रेस तो बोलेगी कि हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो सकारात्मक नहीं थे, नकारात्मक थे, इसलिए वो भविष्य में भी किसी को सकारात्मक पोजीशन में देख नहीं सकते हैं। मगर एक महत्वपूर्ण विषय, मैं राजनीति से दूर बहुत फिलोसॉफिकल होकर कुछ कहना चाहता हूं। आप देखिए, दिल्ली हिंदुस्तान की राजनीति है। आप पूरे विश्व में बड़े बड़े शहरों में चले जाइए, पूरे विश्व की राजधानियों में चले जाइए, किसी भी राजधानी में 40% लोगों को अनऑथोराइज्ड कहा जाता हो, ऐसा मैंने कभी नहीं सुना है, ना आपने सुना होगा। बहुत बड़ी विडंबना है कि दिल्ली में 40% लोग, लगभग एक मेजॉरिटी लोग जो है वो अनऑथोराइज्ड कॉलोनी में रहते आए हैं, और कांग्रेस 15 वर्षों तक इस पर सोती रही है, इस पर कुछ भी नहीं कर पाई है। अगर हमने सही तरीके से इस पे काम करना आरंभ किया है, ऑर्डिनेंस के माध्यम से इस पे कानून बनाना आरंभ किया है, तो क्या गलती कर दी है? अच्छा काम किया है। मैं याद दिलाना चाहता हूं सोनिया जी के प्रेजेंस में किस प्रकार शीला दीक्षित जी ने झूठ बोलकर प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स बांटे थे, और इसका खामियाजा उन्हें कोर्ट में भी भुगतना पड़ा था। खुद लोकपाल ने शीला दीक्षित जी पे कमेंट किया था कि शीला दीक्षित जी ने झूठ बोले थे, वो जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स बांटे थे। हम तो सच बोल रहे हैं और सच के आधार पर गरीबों के लड़ना चाहते हैं। हमारा जो विषय है गरीबी हटाओ आंदोलन जैसे नहीं है जो इंदिरा गांधी जी ने दिया था, वो गरीबों को हटाने के लिए था, गरीबी की हटाने के लिए नहीं था। हमारा बयान गरीबों के साथ खड़े होकर उनके लिए मकान बनाने का है, और जो मोदी जी बोलते हैं वो पूरा करके ही दम लेते हैं। 2022 तक हर उस व्यक्ति के पास घर होगा जिसके पास आज अनऑथोराइज्ड कॉलोनी में तथाकथित रूप से घर है, थैंक्स टू द कांग्रेस। रागिनी, नरेंद्र मोदी ने एक सीधा हमला किया कांग्रेस के ऊपर, वो ये कि दिल्ली में आपकी सरकार थी, हरियाणा में आपकी सरकार थी, लेकिन आपके हरियाणा में मुख्यमंत्री कुछ और कहते थे और दिल्ली में आपकी मुख्यमंत्री कुछ और कहती थी, और दिल्ली के लोग पानी के लिए तड़पते रहते थे।
3600 किलोमीटर की पाइपलाइन दिल्ली में क्या भारतीय जनता पार्टी ने बना के दी? दिल्ली में 3 गुना ज्यादा पानी का प्रोडक्शन एमजीडी के हिसाब से क्या भारतीय जनता पार्टी ने करवा कर दिया? मैं मानती हूं कि थोड़ी आप अगर ये मुद्दा ये है कि क्या सभी घरों में पानी मिल गया, तो मैं मानती हूं कि उसमें थोड़ी कमी रह गई, मैं उस पर बिल्कुल गुरेज नहीं करूंगी। लेकिन जितनी मूलभूत आवश्यकताएं दिल्ली के लोग आज उनका फायदा उठा रहे हैं, उसको कौन लेकर आया था? मैं संबित जी की एक बात का खंडन भी करना चाहती हूं। आकाश जी, मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोर्ट की गाइडलाइन ने यह कहा कि 2002 में जो कॉलोनियां बन गई हैं, 2007 में जिनका 50% बिल्टअप एरिया बन गया है, वो कॉलोनी लायबल टू बी ऑथराइज्ड है। उसके बाद हमने 1400 कॉलोनीज को रिकॉग्नाइज किया, गेजेट में उनको नोटिफाई किया, ऐसी अनऑथराइज कॉलोनीज को उनका एरियल सर्वे करवाया गया, उनकी बाउंड्रीज बनवाई गई। फिर उसके बाद काम होता है लेआउट मैप बनवाने का, उनका मैप निर्धारित करने का, जो कि एमसीडी के परव्यू के अंदर आता है। 8 या 9 साल से एमसीडी उसको अपने अंडर लेकर बैठी हुई है। और संबित पात्रा जी आज कांग्रेस पर ही इल्जाम लगा रहे हैं कि हमने झूठ बोला है प्रोविजनल सर्टिफिकेट देके। आप केवल राजनीति के लिए आपने ये ऑर्डिनेंस लाकर काम कर दिया। ऑर्डिनेंस लाकर आप पूर्ण राज का दर्जा क्यों नहीं दे पा रहे हैं दिल्ली को? तो आप कितनी बार से दावा करते जा रहे थे। आज आम आदमी पार्टी ने यह मुद्दा उठाया तो आपको याद आया है, वरना आप वादा करते हैं और भूल जाते हैं और अगले वादे पर पहुंच जाते हैं। संबित, आम आदमी पार्टी भी एक बात कह रही है और वो ये बात कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री आज कुछ नर्वस दिख रहे थे क्योंकि आम आदमी पार्टी से घबराए हुए। आमतौर पर वो कभी आम आदमी पार्टी की बात करने से कतराते रहे थे, लेकिन आज चूंकि वो दिल्ली के अंदर आकर बोल रहे थे तो उन्होंने बाकायदा सीधे हमले किए। नहीं, देखिए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से पूछिए तो दोनों यही कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नर्वस हैं, राहुल गांधी से नर्वस हैं और अरविंद केजरीवाल से नर्वस हैं। बताइए, कभी मोदी जी नर्वस हो सकते हैं राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल से? वो प्रधानमंत्री बन चुके हैं। अभी ये लोग वो सपना छोड़ दे हैं कि अभी वो प्रधानमंत्री बने नहीं है, लगता है उस फेज में चल रहे हैं। वो अपनी पूरे युद्ध को जीतकर लोकतांत्रिक तरीके से प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठे हैं। वो हिंदुस्तान के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। उसके बाद 4 राज्यों में भी हमारी जीत हो चुकी है। उसके बाद भी अगर इन लोगों को लगता है हम पूरा पेरिनियली नर्वसनेस में जी रहे हैं, तो ये इन लोगों की घबराहट और नर्वसनेस बता रही है। ये हमारे नर्वसनेस को पढ़ नहीं रहे हैं, वो अपने नर्वस है, इसलिए हम उनको नर्वस नजर आ रहे हैं। जहां तक पानी का सवाल है और रागिनी जी ने उठाया, तो मैं बता दूं, दिल्ली में मात्र 25% लोगों के घर पाइपलाइन द्वारा पानी जाता है। सोचिए, हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली राजधानी है और मात्र 25% लोगों के घर पानी जो जाता है वो पाइपलाइन से जाता है। बाकी 75% ऑफ दिल्ली डिपेंड्स ऑन टैंकर माफिया। आप सोच के देखिए, टैंकर माफिया 75% कैपिटल को पानी देती है और कितने मुश्किल से लोगों को पानी मिलता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सीएजी की रिपोर्ट खुद कह रही है। रागिनी जी, आप चाहें तो मैं वो सीएजी की रिपोर्ट आपके पास भेज सकता हूं। ये पानी की व्यवस्था आपने कराई। 7 महीने के अंदर मुनक नहर में पानी आ गया, जो कि 15 वर्षों से नहीं आ पा रहा था। एक आखिरी कमेंट का समय बचा है रागिनी आपके पास। बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों दावा कर रहे हैं कि आप नंबर 3 की पार्टी ही बनकर रह जाएंगे इस बार भी। देखिए, कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के आकलन पर बिल्कुल निर्भर नहीं है आकाश जी। अगर वो अपने दम में अहंकार शीला में दीक्षित जीना जिस चाहते तरह से हैं, तो कह रही हैं कि सपोर्ट करने के लिए तैयार है, उसी से सारी बात उठ रही है। एक मिनट, देखिए, कोई व्यक्तिगत रूप से अगर कोई टिप्पणी करता है तो उस पर कांग्रेस पार्टी आपको जवाब दे, मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। हम लोग मानते हैं कि हम एक मेजर स्टेक होल्डर के रूप में इस चुनाव में उभरेंगे और उसका कारण भी यही है कि हमने केवल कांग्रेस पार्टी ने 15 साल का सशक्त नेतृत्व इस प्रदेश को, या मैं कहूं कि दिल्ली को दिया है। उसके दौरान हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम रही दिल्ली की, सेकंड हाईएस्ट ग्रोथ रेट रही। हम सीएनजी ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए, हमने ग्रीन कवर दिया दिल्ली को, हम मेट्रो लेकर आए, हमने 24 घंटे बिजली दी, हमने पानी की लाइन एक्सटेंड करवाई, हमने हॉस्पिटल बढ़वाए, हमने कॉलेज बढ़वाए, हमने फ्लाईओवर्स बनवाए। दिल्ली को विकास देकर एक नया चेहरा हमने दिया। अब समस्या ये थी कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने ये परिदृश्य दिखाया लोगों को
कि राजनीतिक व्यवस्था में अमूलचूल परिवर्तन आएगा और किन दो लोगों के ठीक है, माध्यम से आपको आएगा, विश्वास दो है चेहरों कि के इस माध्यम बार से। आपकी स्थिति केजरीवाल जी बेहतर और होने मोदी वाली है। जी। रागिनी, और आपको माफ कीजिए, धन्यवाद। मैं सम्मित, कमिटी आपको की भी एक बात धन्यवाद। से सहमत हूं। वो बात ये है, उन्होंने कहा कि हम, रागिनी को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ करेगी ही नहीं। मैं कहती हूं बहुत कुछ किया आपने। आपने लव जिहाद मुद्दा बनाया, आपने घर वापसी मुद्दा बनाया, आपने राम ठीक है, राहुल जी को निकाल दो, उतना ही करो। राहुल जी को लेकर आइए, उनसे रैली कराइए, इतनी चिंता वाली मत करिए, हमारी चिंता छोड़ दीजिए। करवाए, वही आपका असली चेहरा है। पर राहुल जी दिल्ली को इसलिए बुलाइए, कतई रैली वोट करवाइए नहीं देने दिल्ली वाली में, है बाकी भारतीय भूल जनता जाइए। पार्टी को। जितना देर आप बोल रही है उतनी सीट भी नहीं आने वाली है। धन्यवाद, आप दोनों का बहुत बहुत राहुल जी धन्यवाद। की ये दावे चलते रहेंगे, लेकिन जनता की राय का समय आ गया है। एसएमएस के जरिए हमने आपसे सीधा सवाल किया था, क्या मोदी मंत्र के सहारे बीजेपी कर पाएगी दिल्ली फतेह? इस सवाल के जवाब में बड़ी तादाद में एसएमएस आए हैं और हर रोज जितने आते हैं उससे ज्यादा आए हैं। इनमें से 75% लोगों का कहना है हां, वो मोदी मैजिक में विश्वास करते हैं। 25% लोगों ने ना में जवाब दिया है।